देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है बिहार चुनाव। और देश जो बिहारी बाबू के नाम से जानता है वो है शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और फिर कांग्रेस से नेता भी, जो सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी में जब थे। सर, बिहार चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है और जितना आप दूरदर्शी रहे, आपने चीजें देखी समझी हैं। 2020 में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो दुनिया ने, देश ने कभी उम्मीद नहीं किया। 10 नवंबर को बिहार में क्या होगा, ये आप तस्वीर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस वक्त बिहार में परिवर्तन की लहर है। चुनाव का माहौल जो है बिल्कुल परिवर्तनमय है, युवा नेतृत्वमय है, तेजस्वी यादवमय है। और यहाँ पे एक लोगों के अंदर जबरदस्त ललक है, इच्छा है, और उसी इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक जिस तरह मेरे बिहारी बाबू के बिहार पुत्र बेटे लव सिन्हा जिस तरह सामने आए हैं, और वो भी युवा ब्रिगेड का एक हिस्सा हैं। ये लोग महागठबंधन को, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो कि हमारे अपने कांग्रेस पार्टी हैं या हमारे तेजस्वी यादव का अपना राजद है, इन सब पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ तेजस्वी यादव के हाथों को और मजबूत करने के लिए सामने आए हैं। और इसकी भरपूर सराहना और प्रशंसा हो रही है पूरे बिहार में, और बिहार इनकी तरफ देख रहा है, इनकी जीत की कामना करता हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे आपने पूछा कि क्या होगा इस बार चुनाव में, मुझे तो लगता है कि प्रभु की असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से इस बार जो है वन साइडेड विक्ट्री होगी। वन साइडेड विक्ट्री, जबरदस्त विक्ट्री हुई, यानी जिससे आप लोग कई बार कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो दिखाई पड़ रहा हमें। तो इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की वैसे तो जब हम चर्चा करते हैं बहुत सारी वजह सामने आती है, लेकिन मुख्य तौर पर आपको क्या लग रहा है कि अगर ये एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, युवा कंधों पर नया बोझ जो है बिहार का जाता है, तो इसके लिए पीछे जो रीजन होगा वो आप क्या मानेंगे? जैसे मैंने शुरू में कहा, परिवर्तन में ये नियम है, दस्तूर है नेचर का, कि राजनीति का, कि जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। और खासकर जब अच्छा आपके परफॉर्मेंस की पुकार हो, जब उनको लगता हो कि हाँ यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए था, या लोगों का दर्द सब सामने आता है, और वो भी अपने मजदूर परिवार का दर्द, जिस तरह से वो लोग आपने देखा हफ्तों महीने जिस तरह से पैदल चलते हुए, न खाना न पानी, कोई लड़की अपने पिताजी को साइकिल में बैठा के ला रही है बिहार, कोई अपना ट्रेन की पटरी के किनारे चले आ रहे हैं, कई मर जा रहे हैं, मरे हैं, उसमें से मृत्यु हुई है। कई ट्रक एक्सीडेंट से सरकार से पूछा जाता है, सरकार कहती है डाटा नहीं है, हमारा डेटा नहीं है। हर 2 आदमी में से एक युवा शक्ति बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में ढंग से इम्तहान नहीं हो रहा, कोई कोर्स जो है समय पे पूरा नहीं होता है। 2 साल का कोर्स 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो रहा है। उसका नौकरियों के लिए जब बात आती है, नौकरियां जो हैं होने तक, अपॉइंटमेंट लेटर आने तक और अपॉइंटमेंट होने तक सालों लग जा रहे हैं। अब ये सब बातें तो आखिर कैसे करें? लोकतंत्र में चोट का जवाब आप चोट से नहीं दे सकते हैं, लोकतंत्र में आप चोट का जवाब वोट से दे सकते हैं। और यही वोट देने की घड़ी में, हालांकि कोरोना की घड़ी है, अब मैं 1 मिनट और आपका समय ले रहा हूं। एक कोरोना घड़ी में सच्ची पूछे तो ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। आपने कोरोना में बिहार में करा दिया। हो सकता है नीयत में कुछ और बातें हो, लगता हो इसी में ईवीएम का सहारा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। ईवीएम पे तो बहुत नजरें लगी हुई लोगों की, पिछले एमपी के चुनाव में जिस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग हुआ था, लोग कहते हैं, सब जानते हैं, पूरे बिहार में सिर्फ 1 सीट आई, कौन मानेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इस तरह से कहा कि यहाँ पे हमको चुनाव बिहार में करानी ही है, और करा दिया। तो फिर यही पैमाना गुजरात पे लागू क्यों नहीं हुआ? गुजरात में अभी इसी महीने पंचायत इलेक्शन, तालुका का इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं।
ये मौका ठीक नहीं है, कोरोना काल है, हम ये नहीं कर सकते। यानी वहां आप कोरोना के वक्त में कोरोना की वजह से चुनाव नहीं करा सकते। तो बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, करोड़ों का प्रदेश है, और करोड़ों का प्रदेश में आप अगर चुनाव करा सकते हैं तो मैं जानता हूं आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन मेरी आवाज आप दबा नहीं सकती हैं। मैं दूसरे लोगों में नहीं हूं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही दूसरी बात होगी। तो मैं ये कह दूं आपको कि यहाँ पे बिहार में जहाँ 12-13 करोड़ लोग हैं, वहां पे आप कोरोना में चुनाव करा रहे हैं, गुजरात में क्यों नहीं कराए? पर्सनल पे पूछूं तो लव सिन्हा आपके जो सुपुत्र हैं वो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर से। उन पर जनता कितना विश्वास जता पाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि वो सीट एकदम बीजेपी का गढ़ है, एक सेफ सीट है जहां से आपने लव को उतारा। पहली बात तो कोई जगह किसी पार्टी का गढ़ नहीं होता, वो घर हो सकता है पार्टी का, लेकिन गढ़ नहीं होता। गढ़ तो जनता का होता है। जनता परफॉर्मेंस देखती है, जो आपके साथ इतने सालों से जो लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, कहां तक किया है, कितना अवसर मिला और कितना उन्होंने अवसर गंवाया, ये देखते हैं लोग, जिसको एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं, सरकार का मामला हो या किसी कैंडिडेट का मामला हो। दूसरी बात आपने कही कि वो नए हैं, बिहारी बाबू के बिहार पुत्र बेटे लव सिन्हा नए हैं। नया तो कल मैं भी था। हर आदमी कभी न कभी तो नया रहा है, पहली बार आता है, पहली बार आता, इसी तरह आगे बढ़ता है, उसको यही सुनना पड़ता है कि ये तो नया था। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया, जो हमने बताया लोगों के, कि लव सिन्हा जो है बाहरी हैं। हालांकि हमने कहा बाहरी नहीं कहा होगा बहुत भारी है, और भारी दिख रहे हैं शुरू से वो, जनता के आशीर्वाद से। और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई है लव सिन्हा ने आने के बाद, वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय है। और जहां तक आपने एक सवाल और किया था, दर्द भरा सवाल, कि बिहार का ब्रांड या बिहार के बारे में सुनना, आपको साबित करना पड़ता है बार बार कि आप जितना भी बिहार के कि हम बिहारी हैं। अच्छा सवाल है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, और आपके दर्शकों के लिए भी, और हमारे मित्र रजत शर्मा के लिए भी, उनको कह भी चुका हूं ऐसे, कि ये महात्मा गांधी ने कहा था, किसी भी अभियान को, किसी भी आंदोलन को सम्मान तक पहुंचने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। पहला दौर होगा आपका उपहास, आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, उससे आगे बढ़ते गए अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो दूसरा होगा उपेक्षा, आपको इग्नोर करेंगे लोग। पहले उपहास, फिर उपेक्षा, उससे भी आप आगे बढ़ते गए, आपके अंदर टैलेंट है, दम है, तो तीसरा फेज होगा तिरस्कार, कंटेम्प्ट, आपके खिलाफ बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, गालियां देंगे, भर्त्सना करेंगे। अगर आप उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार से भी आगे बढ़ गए तो चौथा फेज होगा दमन। फिर कहेंगे गन पावर, गुण पावर, मनी पावर, मसल पावर, दबा दो इसको, क्या समझता है या क्या समझती है अपने आप को। तो उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन, इन चारों दौर से अगर आप निकल जाएंगे अच्छे से, तो पांचवा होगा सम्मान आपके कदम चूमेगा ही चूमेगा, यानी सम्मान आपके कदम चूमेंगे, सम्मान चूमेगा। तो ये जो है, हम सब बिहार से गए हैं, जो संघर्ष करते रहे, जो आगे बढ़ते रहे, हम समझते हैं 4 दौर से गुजरे हैं, या कह सकते हैं कि आज हम लोग दमन और सम्मान के बीच में झेल रहे हैं या झूल रहे हैं। नतीजा आएगा 10 नवंबर को, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से फ्लाइंग कलर के साथ ये पास होंगे। सर, बीजेपी के एक लीडर से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जब लालू राज था, जब 15 साल पहले की बात करते हैं, कि उस समय बिहारी कहलाना एक गाली के बराबर होता था, और एनडीए राज में, नीतीश के राज में हमने बिहार को ऐसा बना दिया है कि बाहर आप बिहारी खुद को बताते हैं तो वो गर्व की बात होती है। ये इमेज बना है क्या? देखिए, पता नहीं किसने कहा आपको, जिसने भी कहा होगा वो भी अपने परिवार का ही है, लेकिन अगर बिहारी बाबू कोई बना है, उसके बावजूद, यानी मुसीबतों के बावजूद, तथा कथित मुसीबतों के बावजूद कोई बना है जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया, माना, प्यार दिया, तो लालू जी के राज में बना था मैं।
उसी राज में बना था मैं। और दूसरी बात अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, पुरानी बातों को छोड़ो कि लालू राज में ये होता था वो होता था, लोग भूल भी गए। आप जैसा जनरेशन तो उस वक्त बहुत बच्चा होगा, कई तो होंगे भी नहीं, उनको तो याद भी नहीं है क्या है। और उनको तथाकथित उनका हिसाब किताब हो गया ना। अगर वो अच्छे नहीं थे जैसा आप लोग कह रहे हो, खासकर बीजेपी का, और मैं बीजेपी को ज्यादा जिम्मेदार मान रहा हूँ, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी चाल है, उनकी जालसाजी है, उनका षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र, जिसकी वजह से आज नीतीश बाबू को भुगतना पड़ रहा है। और उसमें उसकी वजह से ये भी हमारे बहुत बढ़िया परिवार का बेटा हमारा रामविलास पासवान, बड़े भाई जिनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संवेदना देते हैं, उनका बेटा चिराग पासवान आज जिस तरह से वो जिस चक्रव्यूह में दिख रहा है वो डालने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो हैं, पहले बुलाते हैं, गले लगाते हैं, और फिर उसके बाद उसके साथ वो सलूक करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आदमी सराहनीय नहीं है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब बातों का फैसला है बहुत जल्दी हुए। पहले तो उनका तो हिसाब किताब हो गया लालू जी का, अगर तथाकथित, तो अब अपने 15 साल का हिसाब दो ना। कितने पुल बनवाए और कितने पुल टूट गए उद्घाटन से पहले, उसकी बात करो ना। माइग्रेंट लेबर्स के साथ तुमने क्या किया, क्वारंटीन में क्या किया, ये कोरोना में क्या किया, अस्पतालों के मामले में क्या हुआ, हेल्थ वर्कर्स 1 लाख से ज्यादा क्यों नहीं है, कम है यहाँ पे अस्पतालों के लिए। एजुकेशन में कई बार कहता हूँ कि पता 15 साल मौका मिलता है आप लोगों को, एक भी बिहार का यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? आप जरा यूपी में देखो, वहां आप उस पैमाने, मान लीजिए उस पैमाने में खड़ा नहीं हो सकता है बिहार या हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, तो आप अभी तक 15 साल में कितना ठीक किए, कुछ करने की कोशिश। वो तो कहते हैं हम IIM ले आए, IIT ले आए, अब हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, क्या ये प्रलोभन है फिर? देखिए, IIM ले आया और IIT ले आया, ये तो यूपीए सरकार का सैंक्शन था, ये सैंक्शन था। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे एम्स की बात करते हैं, एम्स की नहीं, अब दो अब दूसरा तो खैर अब हो तो बहुत अच्छी बात है, वो देखते हैं कब होता है, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेंगी। लेकिन मैं ये बता दूं, ये एम्स लाने वाला वो तो मेरा सौभाग्य था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था उसी वक्त 6 एम्स की घोषणा हुई थी हम लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। हम ही हेल्थ मिनिस्टर, बीजारोपण तो हमारे वक्त में हुआ, हमारा भी थोड़ा सा योगदान है उसमें। क्या बीजेपी के ऊपर तो ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि नतीजे आने के बाद जेडीयू नहीं एलजेपी के साथ मिलकर वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो तो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, अभी मैं इसको भटकाना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत कुछ और भी कह रहे हैं कि फिर वो कहीं और मिल जाएंगे और कहीं और ये हो जाएगा। अब ये सब तो अनुमान और आंकलन है ये करके। लेकिन पहली बात तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में, हालांकि वो मेरी पहली पॉलिटिकल फैमिली रही है, लेकिन मुझे कहीं किसी एंगल से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार भले धन शक्ति जितना इस्तेमाल करे, सिर्फ धन शक्ति से आप जनशक्ति में भारी नहीं पड़ सकते। इस बार जनशक्ति जो है महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन का परचम लहराता हुआ मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। सर, आपके जितने इलेक्शंस तो मैंने नहीं देखे होंगे, जो भी 2-4 देखे हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन ऐसा देख रही हूँ जिसमें जब एक गठबंधन की राजनीति हो रही है तो पूरे बिहार में एनडीए की तरफ से मुझे सिर्फ मोदी जी का ही चेहरा नजर आ रहा है, नीतीश जी की तस्वीरें गायब नजर आ रही हैं। इसके पीछे कोई आपको लग रहा है कि वजह है नीतीश जी की नाराजगी है या फिर बीजेपी का कुछ इसमें? नहीं, नीतीश जी की नाराजगी नहीं है, नीतीश जी से नाराजगी वो इन लोग बता रहे हैं। और अगर ना भी होता तो यही आप दर्शा रहे हैं लोगों को कि उनके साथ नाराजगी है। मोदी जी का ये मान के चलिए, बहुत अच्छे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं, समाज के मित्र हैं, हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए संपूर्ण सम्मान से कह रहा हूं। अब उनका फेस भी डालने से फायदा नहीं, 2-3 कारण है। एक तो ये कि वो उनको बिहार चलाना नहीं है, झारखंड में भी बड़ी कोशिश की थी उनकी, झारखंड में भी नहीं चला वो मामला, ये दाव चला नहीं, ना चला उनका मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में। लेकिन हर जो को खुशामद में लोग उनका डालते हैं। अरे भाई, यहाँ के लोकल मुद्दों को और लोकल लीडर्स को आगे करो ना जो आपके सामने है। और दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य है
कि हमारे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता चली गई है। अब जो लोग कह रहे हैं वो विश्वास नहीं कर रहे लोग। उन्होंने कहा था ना कि बिहार में 1,25,00,000 का हम ये देंगे, 50 लाख दूं, करोड़ दूं कि साहब 60 करूं कि 70 करोड़। अच्छा 1,25,000 करोड़ का हमने पैकेज दिया, कहाँ गया आज तक? वो स्पेशल पैकेज बिहार के लिए था जो डिजर्व करता है बिहार, आज तक कहाँ गया? आपने देखा होगा 1,25,000 करोड़ की बात की थी, अभी झुनझुन्ना पकड़ाया है, वो भी इलेक्शन की घड़ी में, जो सब जानते कि चुनावी हथकंडे हैं, 16,500 करोड़ का। अभी तो आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसीलिए मैंने अभी कहा फिलहाल तेजस्वी के मामले में कि तेजस्वी ने अगर 10 लाख रोजगार की घोषणा की है तो सोच समझ के किया है, टीम वर्क के साथ किया है, रिसर्च करके किया है, लोगों से सलाह मशवरा करके महीनों के बाद किया इसने ऐसा। और ऐसा है कि बहुत बड़ी बात अगर गौर करें तो बहुत बड़ा तूफान नहीं ला दिया उसने। बिहार में तो पुलिस विभाग में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 1 लाख से ज्यादा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी है, सफाई कर्मचारियों की बाकी है बहुत सारी, आपने देखा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाकी है। तो उन्हीं पे तो उसने वो आईना दिखाया है कि हम यहाँ कर सकते हैं। 19 लाख रोजगार का जो ये आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो बीजेपी ने, एनडीए ने भी बताया कि 19 लाख युवाओं को कैसे नौकरी देंगे। बताता हूँ, मैं उस पर आ जाता हूँ। अच्छा कहा आपने, ठीक कहा, बहुत बढ़िया है आपका सवाल है, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये 10 लाख करोड़ वाला किया तो मैं भैया अपनी बात को कंक्लूड कर लूं कि इसीलिए तेजस्वी के बारे में कहता हूं फिलहाल आज के संदर्भ में कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो करता है वही कहता है। आज करके दिखा दिया, बता दिया उसने ऐसे ऐसे होगा, और वो करेगा, क्योंकि आप तमाम लोगों ने विश्वास किया है और विश्वास की जीत होगी इस बार, और विश्वास की जीत होगी तो फिर उसको अपेक्षा होगी। और मैं कहता हूं तेजस्वी पहली कलम से पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद पहली कलम से वो रोजगार का 10 लाख रोजगार का वो पास करेंगे, वहां देखेंगे। अब रही बात खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े की तरह, हमारे अपने मित्रगण जो हैं उन्होंने खट से पहले अनाउंस कर दिया, वो अनाउंस करवाया, हमारी अच्छी लेडी हैं, एक्ट ऑफ गॉड, क्या नाम उनका, एक्ट ऑफ गॉड, हाँ, निर्मला सीतारमण जी। वो मैं कहा दिल्ली से उन्होंने घोषणा कर दी और कहा कि साहब 19 लाख रोजगार देंगे। पहली बात तो थी 25, इसमें आपने इतने रोजगार की जो कमी है वो कमी क्यों हुई 15 साल में? दूसरी बात तो ये है लाखों की कमी क्यों हुई कि आज 19 लाख। आपने इसके पहले कहा था 10 लाख रोजगार कहाँ देंगे, हमारे बीजेपी के मित्रों ने कहा था कि नोट छापेंगे क्या, वो कहाँ से नोट लाएंगे? तो अभी इनसे कोई पूछे कि आप 19 लाख, माना आपकी पार्टी के पास बहुत पैसा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ऑफिस आप ही का है दिल्ली का, और नोटबंदी के पहले बिहार में और हर जगह आपने बहुत सारी जमीनें खरीदी और ऑफिस बनवाए आपने, लेकिन ये जो बिहार के संदर्भ में है 19 लाख का, 19 लाख रोजगार, ये कहां से देंगे आप बताइए ना। और देना तो पहले दिया नहीं और अब दे रहे, जब खासकर ये कर दिया इसने तेजस्वी यादव ने। इसलिए आप गौर कीजिएगा, लोग तेजस्वी की बात का विश्वास कर रहे हैं लेकिन इस 19 लाख रोजगार की बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं, आपके यहाँ भी कह चुका हूँ, इंडिया में इंडिया टीवी को भी कह चुका हूँ कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। ये जो रुख बदल रही है हवा, ये जो महागठबंधन के पक्ष में चल रही है हवा, ये बड़ी जबरदस्त हवा है, ये तूफान का रूप ले रही है ये करके। और इसमें अच्छे के और अच्छी पार्टी और खासकर नॉन परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया है उनकी तो परखच्चे उड़ा देगी ये महागठबंधन का इस बार यूथ ब्रिगेड और खासकर हमारे अपने तेजस्वी यादव का नेतृत्व। नए बिहार का जिक्र कर रहे हैं, तो जो नए चेहरे इस वक्त खुलकर बिहार की राजनीति को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हुए, एक एक शब्द में इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव बहुत दमदार, शानदार, जानदार, दबंग और बहुत ही बुद्धिमान। चिराग पासवान बहुत काबिल, सक्षम, संभ्रांत, सभ्य, अनमैच्योर्ड। लव सिन्हा वेरी कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन के साथ एकदम, ये ऐसा जिगरा है उसके पास, काम करने की ललक
उसका पैशन वो रंग लाएगी। एक नया नाम सामने आ रहा है प्लूरल्स के नाम पर, प्रिया पुष्पम, जो एजुकेशन और जो विकास के नाम पर एक नई लहर लाने की बात कर रही है। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूं। मुझे हमेशा वो बिहारी बाबू या बिहार का गौरव कहते हैं, मैं इसके लिए उनका हृदय से बहुत आभारी हूं। मेरे लिए वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड, वो मेरे अच्छे मित्र थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एंड एट द एंड बिहार के लिए बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। थैंक यू सो मच सर। तो अपने ही अंदाज में शत्रुघ्न जी ने इस इंटरव्यू को खत्म किया है और खामोश उनका आखिरी शब्द था। तो देखना ये होगा कि 10 नवंबर 2020 में बिहार में कौन खामोश होता है। कई अलग अलग मुद्दों पर बहरहाल उन्होंने अपनी राय हम तक रखी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका। थैंक यू सो मच।